अभी आप कुछ वर्ड्स हैं चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड, तो उसको आप नोट कर लीजिए। O A T, oat means job. C E R नोट कर रहे हैं? C E R E A N, means अनाज। C U E A P I O N, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मींस व्यवसाय या पेशा। नेक्स्ट है कल्टीवेशन। फिर से बोल रहे हैं हेलो। कल्टीवेशन C U L T I V A T I O N। कल्टीवेशन मीन्स होता है जुताई, खेत को जब हम जोतते हैं। रेफर R E F E R, रेफर। रेफर मीन्स इंडिकेट करना, संकेत करना। उसके बाद चलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर, H O R T I C U L T U R E, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है बागवानी, फुलवारी, यानी उद्यान में जब हम पेड़ पौधों को लगाते हैं तो। उसके बाद है RAW, रॉ मीन्स कच्चा, कच्चा पदार्थ। क्रॉप CROP, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल, देख रहे होंगे आप। उसके बाद है सोर्गम, SORGHUM, सोर्गम। सोर्गम मीन्स होता है ज्वार। अब अपने यहाँ इसकी खेती नहीं होती है, पहले इसकी खेती हमारे यहाँ होती थी। उसके बाद आता है मिल, MILLET, मिल मीन्स बाजरा। उसके बाद आता है सबसे नीचे चिकपी, CHICK, PEAS, पीस। चिकपीस मीन्स होता है चना, इसको हम लोग ग्राम भी कहते हैं, GRAM। ओके, तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उसको आप अपने नोटबुक में लिख करके उसका मीनिंग लिखेंगे, ताकि आपका वर्ड पावर, वर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपके पास वर्ड पावर होगी तभी आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग क्लास 4 SST चैप्टर नंबर 12 आवर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मींस होता है पशुधन, यानी इस चैप्टर का नाम है हमारी कृषि और पशुधन। ओके, तो पिछले दिन जो हमने क्लास आपका लिया था, आपको ऑनलाइन क्लास करवाए थे, चैप्टर नंबर 11 मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उसका सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों का जो था कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज। कंजर्विंग मींस पिछले दिन हम आपको बताए थे संरक्षण। ये टॉपिक मेरा छूटा हुआ था, समय अभाव के कारण, टाइम नहीं होने के कारण, तो आज मैं इसको आपको बता रहा हूं कि मिनरल्स रिसोर्सेज जो भी है उसको हम कैसे संरक्षित करें, ताकि भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसका सही ढंग से उपयोग कर सके।
देखिएगा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 से, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर माइंड और कमर्शियल यूज एंड आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन आवर कंट्री। यानी अधिकांश हमारे देश में जो भी मिनरल्स है, जो भी खनिज है, जिसका उपयोग हम लोग यहाँ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी वाणिज्यिक उपयोग उसका हम लोग करते हैं और वह प्रचुर मात्रा में है। However, the total quantity of these minerals is limited and will not last forever. लेकिन जो भी खनिज है बाबू, जो भी मिनरल्स यहाँ पर अपने इस देश में है, क्या उसका एक लिमिटेशन है, उसकी एक मात्रा निश्चित है, जिसके कारण वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। इसलिए जो भी मिनरल्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है उसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है, सोच समझ करके करनी है, उसका अनुपयोग नहीं होनी चाहिए। वंस यूज वी कैन नॉट मेक देम अगेन। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग अगर एक बार हम कर लेते हैं तो दोबारा फिर हमारे लिए वह रहता नहीं है, समाप्त हो जाता है। जैसे सपोज कोयला, जैसे पिछले क्लासेस में बताए थे कि कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर उसका उपयोग हम निरंतर करते जाए तो आज न कल वह खत्म हो जाएगा, तो फिर हमको किसी न किसी दूसरे रिसोर्सेज की ओर जाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसका एक लिमिट कर दे, अनुपयोग इसका जो खपत हो रही है उसमें कुछ कमी लाए और दूसरे ऐसे रिसोर्सेज का उपयोग करें जो कभी खत्म ना हो जल्दी। जैसे सोलर एनर्जी। अब कोयले से अगर हम पानी को गर्म करते हैं, कोयले से हम बॉयलर को चलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, थर्मल पावर को चलाते हैं, तो वैसी जगह पर हम सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करें तो क्या हुआ, हमारा कोयला बचेगा और वह आने वाली पीढ़ी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कई सारे Scientists are worried about the fact that our resources are decreasing very fast. हमारे साइंटिस्ट हम लोग को आगाह कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है बहुत जल्द वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम अपने रिसोर्सेज को सुरक्षित रखें ताकि हम ज्यादा उससे इनकम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है पेट्रोलियम, कोल, this should be try use other sources of energy like solar, wind and water। माने जहां पर हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, डीजल का उपयोग कर रहे हैं, वहां पर अगर हम दूसरे अन्य रिसोर्सेज का उपयोग करें जैसे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो क्या होगा, इन सब चीज को हम संरक्षित कर सकते, बचा सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में इसका उपयोग जो है, इसकी मूल्य जो है काफी बढ़ जाएगी और हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसका लाभ ले पाएगी। तभी तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारी सब गवर्नमेंट भी और हम लोग भी आप थोड़ा अपने अंदर अवेयरनेस लाए, जागरूकता लाए ताकि हम इन रिसोर्सेज का उपयोग कम से कम करें। जैसे अभी मार्केट में देख रहे होंगे कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक आ गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल दिन प्रतिदिन उसकी मात्रा घटते जा रही है और उसका जब मात्रा घट रही है तो क्या होगा, उसका प्राइस रेट बढ़ते जाएगा क्योंकि मार्केट में डिमांड है उसका। जब उसका प्रोडक्शन ही कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक का प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक बस आ गई, तो इससे क्या होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, उसका डिमांड घट जाएगा और हमारा यह रिसोर्सेज सुरक्षित रह जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। आज चैप्टर नंबर 11 समाप्त हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है वह आप इसको कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी
वह आपको सोल्व कर दिया जाएगा। कल के क्लास में आप पूछ सकते हैं, और हमको जैसा विश्वास है कि किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स आपको सबसे शुरुआत में ही बता दिए थे कि मिनरल्स जो है धरती की गहरी खुदाई करने के उपरांत, धरती की सतह के नीचे जब खुदाई करने के उपरांत जो सब्सटेंस हम लोग को प्राप्त होता है उसको मिनरल्स के रूप में जानते हैं। यानी all things are made of minerals buried deep under the earth surface. These substances are called minerals. आसानी से हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज माइनिंग एंड व्हाट आर माइंस। माइनिंग और माइंस क्या है? तो उसी जगह इसका भी आंसर आपको मिल गया। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, राइट। और उसके बाद हो जाएगा द डीप होल दैट आर dug into the earth to take the minerals are called mines. तो आसानी से ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको बन जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म, और नॉन मेटेलिक में आ जाएंगे आपको non-metallic minerals are those which do not yield new products on melting. बस इतना ही करके, और दोनों में एग्जांपल हम दे देंगे। उसके बाद है राइट द यूज ऑफ आयरन। बहुत इजी क्वेश्चन है। आयरन इज यूज्ड टू मेकिंग utensils, tools, machine, bridge, रेलवे कोच, रेलवे इंजन एक्सेट्रा। तो ये सब आसानी से आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको अपने इस टॉपिक पर लेकर के चलते हैं। आपको अब समझ में आ गई होगी 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट। इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने फेयर कॉपी में तैयार करेंगे। अब चले चैप्टर नंबर 12, जिसका ये हमने कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं। हमारा ये चैप्टर है आवर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, यानी हमारी कृषि और पशुधन। हमारी कृषि और पशुधन, ठीक। तो चूंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारी अधिकांश यानी 75% जो है पॉपुलेशन जो है वह एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। माने चूंकि हम लोग भी उसी रीजन से हैं, वही हम लोग शहरी रूरल एरिया से हैं। अर्बन एरिया से रहते तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होती, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की 95% जनसंख्या पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। आप प्रतिदिन देखते होंगे कि आपके अगल बगल के व्यक्ति जो है प्रतिदिन अपने खेतों में जाते हैं, खेतों की बुआई जुताई करते हैं, उसमें सीड्स डालते हैं, उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं और उनसे फिर बीज फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसे आपके आस पड़ोस में व्यक्ति मिल जाएंगे जो 2, 4, 10 पशुओं को पाल रहे हैं, और वह पशु उनके लिए धन के रूप में कार्य करता है, उससे वह इनकम प्राप्त करते हैं। उन पशुओं से वह दूध के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, खेतों की जुताई के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, खास करके दूध के लिए, मीट के लिए इन पशुओं की को पालते हैं। तो हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस सबको अच्छे ढंग से जान रहे हैं। फिर भी हम लोग देखें अपने चैप्टर से रिलेटेड क्या टॉपिक है। तो अब आप बुक पर आ जाइए, देखिए बुक को, एग्रीकल्चर और फार्मिंग
refer to the cultivation of land to produce crop। एग्रीकल्चर या फार्मिंग दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है, एग्रीकल्चर बोलो चाहे फार्मिंग बोलो। इंडिकेट करता है, रेफर करता है किसको? खेतों की जुताई को। कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप माने अनाज की क्रॉप्स, फसलों को लगाने के लिए, फसलों को खेतों में उपजाने के लिए खेतों को जब हम जुताई करते हैं तो हो जाता है एग्रीकल्चर के रूप में आता है। एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर में बागवानी भी शामिल है। जब आप बड़े बड़े खेतों में आम के पौधों को लगाते हैं, लीची के पौधों को लगाते हैं, विभिन्न तरह के फूलों को लगाते हैं अपने व्यवसाय के लिए, जिससे आप इनकम की जिससे आपकी आमदनी हो सके, वो सब हॉर्टिकल्चर में आता है। उसके बाद पशु को जब आप पालते हो, मछली का पालन भी एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। यानी एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री इन द वर्ल्ड। शुरू में ही बताया कि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के व्यक्तियों का मुख्य पेशा यानी आमदनी का मुख्य स्रोत यानी काम करने का मुख्य जगह क्या है? कृषि है। About 70% of population of India is engaged in agriculture practice। 70% भारत की जनसंख्या जो है इंगेज है, शामिल है। इंगेज मीन्स शामिल होना। किसमें? एग्रीकल्चर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स provide food for the people of our country। अब इस एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, माने अलग अलग तरह के फसलों का उत्पादन होता है। और ग्रो विच प्रोवाइड फूड, जो कि हम लोगों को भोजन प्रदान करती है, और द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। माने एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार के फसलों को लगाया जाता है जो हमारे इस देश की जनता के लिए भोजन को प्रदान करती है। Also agriculture provides raw materials for many industries। यहां तक कि कृषि जो है बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल, माने कच्चे माल कहा जाता है कि जब खेतों से जो प्रोडक्शन होता है उसको हम फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और उससे नए पदार्थ का निर्माण करके उन्हें मार्केट में आम जनता के लिए भेजा जाता है, आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे आपके यहाँ भी आलू की खेती हो रही है, और आलू को क्या किया जाता है कि मार्केट में उसको खरीद करके बड़े बड़े ट्रेडर्स या बिजनेसमैन ले जाते हैं फैक्ट्रियों में, और उससे आप देखते होंगे कि अलग अलग तरह के वैरायटी आपके सामने आते हैं। जैसे अंकल चिप्स आ गए आपके मार्केट में, कुरकुरे आ गए, या बहुत तरह के उससे खाद्य पदार्थ बनकर के आपके पास आते हैं। तो दूसरे तरफ और भी कई सारे, जैसे आप चावल है, कुरकुरे ज्यादातर जो है चावल से बनाए जाते हैं, और भी विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। तो दूसरी तरफ सपोज पटुआ आप लोग जो सुनते हैं जूट, या इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यह कहां से आया? एग्रीकल्चर से आया। और इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग कहां भेजते हैं? फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में भेजने के बाद वहां से विभिन्न तरह के पदार्थ रेशा तैयार किया जाता है,
धागे उसे मोटे धागे तैयार किए जाते हैं, उसे घोड़े बनाए जाते हैं और भी कई तरह के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखें आगे। As we already know, different parts of India have different type of climates and soil. ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारे इस देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के मिट्टी पाई जाती है और वहां की क्लाइमेट जो है वह भी अलग अलग होती है। अब क्लाइमेट का क्या डिफिनेशन है आप जान रहे होंगे। क्लाइमेट जो है, पहले वेदर का डिफिनेशन आपको बता दें। Weather is a condition of atmosphere. Weather is a condition of atmosphere at a particular day and particular time. यानी एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय पर मौसम की जो एक्टिविटी होती है उसे हम वेदर के रूप में जानते हैं। और लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। जब यही वेदर लंबे समय तक चलता है तो वह क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जलवायु में। तो हमारे इस देश की जलवायु जो है अलग अलग है, इस देश की मिट्टी भी अलग अलग है। आप जानते हो कि जैसे आपके बगल में ही देख लीजिए, कहीं पर चूंकि अपना क्षेत्र जो है एल्यूमिनियम सॉइल है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल मिल जाते हैं, कहीं पर आपको सैंडी सॉइल मिल जाएंगे। तो यहाँ की मिट्टी भी अलग है और क्लाइमेट भी अलग है। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों के प्रकार। फसल कितने तरह की होती है, तो फसलों को हम लोग मुख्य रूप से अपने स्टडी ऑफ पॉइंट से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक आ जाता है आपका फूड क्रॉप्स और दूसरा आ जाता है आपका कैश क्रॉप्स, राइट? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब आप पेज लगिए, 72 नंबर पेज पे आइए। Besides food crops and cash crops, India also produce a number of fruits and vegetables, right? क्या है? Beside food crops and cash crops माने खाद्य फसल, इसको कहते हैं खाद्य फसल, यानी वैसी फसल जिसका इस्तेमाल आप भोजन में करते हैं। वैसे क्रॉप्स जिसका इस्तेमाल आप भोजन में करते हैं, वैसे फसलों को हम लोग फूड क्रॉप्स में रखते हैं। और कैश क्रॉप में वैसे फसलों को रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम आर्थिक आमदनी प्राप्त करने के लिए करते हैं, पैसे को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए, besides crops and cash crops, India also produce a number of fruits and vegetables. माने इस फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के अलावे भारत में और भी कई सारे चीजों का प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें फलें हैं, सब्जियां हैं। इन इंडिया वी हैव टू मेन क्रॉप सीजन। तो उस आधार पर भारत में फसलों के दो मुख्य सीजन है। फसल तो हो गया दो, लेकिन अगर हम जलवायु मौसम के हिसाब से फसलों को देखें तो दो मुख्य क्रॉपिंग सीजन अपने यहाँ आते हैं। पहला आता है मॉनसून सीजन, और इस सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? खरीफ के नाम से। खरीफ। और दूसरा आएगा हम लोगों का रबी। रबी क्रॉप्स। ये दोनों आपको देख, जो आगे चल करके आपको क्रॉप्स जब स्टडी करेंगे आगे की क्लास में, से यही दो नाम मुख्य रूप से आएंगे। ओके, the monsoon season are also known as kharif crops, and the crops that grow in winter are also known as rabi crops. The kharif crops include
अब रबी खरीफ क्रॉप्स में क्या आ जाएगा? खरीफ क्रॉप्स में राइस, मेज, सोरगम, पर्लमेल जिसको बाजरा कहते हैं, फिंगर मिल्स जिसको रागी कहते हैं, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंड्स, कॉटन, ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। जबकि रबी क्रॉप्स में हम लोगों के यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बार्ली, जई, जौ, चना, अलसी यानी अंडी और सरसों की खेती अपने यहाँ मुख्य रूप से होती है। तो इसको याद रखना है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो अभी जनरली आप अपने यहाँ देखते होंगे गेहूं की फसल लगी हुई है, चना की फसल लगी हुई है, सरसों की फसल लगी हुई है, आलू की फसल लगी हुई है। तो ये सब अभी हम लोगों के यहाँ रबी सीजन चल रहा है। रबी माने सीजन के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण हमने किया हुआ दो तरीके से किया, खरीफ और रबी। तो अभी हम लोगों के यहाँ चूंकि विंटर सीजन है, अभी रबी के सीजन चल रहे हैं। जिधर भी बुआई हो रही है खेतों में वह रबी फसलों की बुआई हो रही है। ओके, तो इतना तक में हम समझ रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून सीजन में लगाते हैं, जबकि रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर सीजन में लगाते हैं। ये हो जाएगा आपका मॉनसून सीजन और ये हो जाएगा विंटर सीजन। ठीक, खरीफ क्रॉप्स में हम लोग को मुख्य रूप से याद रखना है आपको कौन कौन सी फसल आती है। तो चावल की खेती, मकई की खेती, उसके बाद ज्वार की खेती, बादाम की खेती और कॉटन की खेती होती है। जबकि रबी क्रॉप्स में जो अभी आप लोगों के अगल बगल देख रहे होंगे, चना, गेहूं, मकई, सरसों, बार्ली, जई, इन सब की खेती होती है। तो अब अगले दिन हम लोग देखेंगे फूड क्रॉप्स। ओके, फूड क्रॉप्स देखेंगे कि फूड क्रॉप्स क्या है, उसके बाद देखेंगे कैश क्रॉप्स क्या है। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 1 मिनट, anybody any problem? No. तो हमारा टाइम लगभग समाप्त होने जा रहा है। कल के ऑनलाइन क्लास में और हम लोग आगे देखेंगे। अगर टाइम बचे हुए हैं तो हम अपना देख लेते हैं जब तक हमारे टेक्नीशियन नहीं आ जाते हैं। देखिए, फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल। यानी फूड क्रॉप्स क्या है कि यह हमारी भोजन की जरूरतों को पूरा करता है। शुरुआत में बताते हैं अब भोजन की जरूरत में क्या क्या है, तो चावल, गेहूं, मकई, दाल, ये सब क्या हो जाएंगे, फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। तो आप पार्टिकुलरली हम राइस के बारे में चर्चा करें। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मेनी पीपुल इन इंडिया। हमारे इस देश भारत में कि व्यक्तियों का मुख्य भोजन क्या है, राइस है। इट ग्रो बेस्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ ए लॉट ऑफ रेनफॉल। इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन, इसका विकास वैसे क्षेत्रों में होता है जो हॉट यानी गर्म और नमी युक्त वाला जहां पर क्लाइमेट हो और जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जैसे बंगाल, छत्तीसगढ़ चावल के प्रोडक्शन में आगे है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई है और वातावरण में नमी होती है और साथ ही साथ वर्षा सबसे ज्यादा होती है।
तो ऐसे क्षेत्रों में चावल की खेती ज्यादातर की जाती है। ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चर फील्ड 34% ऑफ द टोटल फील्ड इज ऑक्युपाइड बाय द राइस प्लांटेशन इन आवर कंट्री। यानी हमारे इस देश के कुल एग्रीकल्चर का जो भूभाग है उसका 34% जो है उसमें चावल की खेती की जाती है। यानी धान के पौधे को वहां पर लगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है धान को, और उससे हम लोग चावल को प्राप्त करते हैं। मेन रीजन वेयर राइस इज ग्रो इन इंडिया आर वेस्टर्न शोरलाइन। भारत में का मुख्य क्षेत्र जो खास करके जहां पर चावल की खेती होती है उसमें पश्चिम तटीय क्षेत्र, पूरब समुद्र तटीय क्षेत्र और डेल्टा रीजन क्षेत्र आता है। साथ ही साथ बिहार, असम का मैदानी भाग, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। यानी आपको याद रखना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से कहां-कहां होती है भाई? तो पश्चिम तटीय भाग, समुद्र तटीय भाग, पूर्वी समुद्र तटीय भाग, डेल्टा का भाग। अब डेल्टा भारत में कहां है? पश्चिम बंगाल में। बिहार का कुछ भाग, असम का मैदानी भाग, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट डे हम लोग व्हीट पर चलेंगे, यानी गेहूं पर। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देख लेते हैं हम अपना टाइम, इसके बाद पुनः आपके पास आएंगे। टाइम तो हो गया होगा।